हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर है 3। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 के जो 4 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें मैंने आपको MCQ क्वेश्चन और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन कवर किए हैं। और इसमें भी मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, दोनों ही कराऊंगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इससे पहले मैंने आपको दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो, चैनल पर नए हो, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित किया जाता है, अगर आपने क्या किया, कोई हमारा कंडक्टर है, ये जैसे कंडक्टर है, ठीक है ना, जैसे हमारा ये क्या है, चालक है। और चालक के सिरों के बीच में यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा तार है। और यहाँ पे हमने क्या की, बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बैटरी जोड़ दी। तो हमें पता है कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम किसी चालक के सिरों के बीच में कोई विभवांतर स्थापित करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत त्वरित करता है। क्योंकि हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ चलते हैं। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने पर धन आयनों तथा उदासीन अणुओं से टकराते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बैटरी से प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा को ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आयनों से और उदासीन परमाणुओं से टकराकर खो देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर चलेगा तो ये एटम से, है ना, परमाणुओं से और आयनों से टकराएंगे। और जब ये टकराएंगे तो जो इनको एनर्जी मिली है बाहर की बैटरी से, ये उससे एनर्जी खो देते हैं। और जब ये एनर्जी को खोते हैं तो ये फास्ट तरीके से, तेज तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ त्वरित गति से नहीं चल पाते। तो इसमें मैंने ये लिखा है, अतः आरोपित विभवांतर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन एक अल्प वेग से चलते हैं। क्योंकि ये टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। इस नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये आयनों से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और टोटल अपनी फुल स्पीड से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं चल पाते। इसीलिए इसका जो वेग होता है उस न्यूनतम वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और कमरे के ताप पर ये जो इलेक्ट्रॉन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमरे के ताप पर औसत जो गति होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। जबकि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत अनुगमन वेग होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। तो देखिए कितनी कमाल की बात है कि जब कोई भी बैटरी नहीं लगाई आपने, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, जो चालक है, कंडक्टर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁵ 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है। और जब आपने इसमें बैटरी का सेटअप कर दिया तो ऐसा लगता है, बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि जब बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने के बाद तो इलेक्ट्रॉन फास्ट चलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन फास्ट चलने चाहिए, इसको स्पीड मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपने इसमें बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने के बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं, तो जो इनकी स्पीड है वो कम हो जाती है। और ये जो स्पीड जो कम है, जिस वेलोसिटी से ये एक्चुअली चलते हैं, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। और इसका जो मान होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये था हमारे अनुगमन वेग की डेफिनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, है ना, द्रव्यमान, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अगर हमने ताप और दाब, देखो ताप में टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, घनत्व एटसेट्रा जितनी भी फिजिकल वैल्यू थी, भौतिक राशियां थी, इसको परिवर्तन ना करें और बैटरी लगाई जाए किसी चालक पर, तो हम देखते हैं कि जो विभवांतर होता है उसका मान चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V इक्वल टू होता है आई आर, है ना, V इक्वल टू होता है आई आर। आर को कहते हैं हम लोग चालक का प्रतिरोध और इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम। और देखिए, अगर मैं V और I में, यहाँ से V और I में अगर ग्राफ खींचूं, V और I, यहाँ x अक्ष पे तो ले लो धारा और y अक्ष पे ले लो यहाँ पर विभवांतर। तो यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो मुझे यहाँ से एक सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि मेरा विभव v और वैद्युत धारा I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहाँ से अगर मैं इसका ढाल निकालूं, ढाल का मतलब होता है स्लोप, स्लोप निकालना जाए तो यहाँ से एक लंब डालो और यहाँ से इसके v पर एक लंब डालो, परपेंडिकुलर डालो, तो हम ये देखते हैं कि ये जो है वाई एक्सिस पर ये तो हमारा विभवांतर है और यहाँ पर जो बेस है, इसका आधार जो है, उस पर हमारी धारा है। और V और I का, इसका अगर मैं यहाँ से ढाल निकालूं तो टेन थीटा बराबर होता है V अपॉन R, है ना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया V अपॉन I। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आई का जो ग्राफ होता है, विभव और धारा का जो ग्राफ होगा वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव और धारा वी और आई का जो ग्राफ होता है वो कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो ये हमारा चालक का प्रतिरोध जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। श्रांति काल से क्या तात्पर्य है? श्रांति काल से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल क्या होता है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच में बैटरी लगाई जाती है, तो देखो जैसे मैंने पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से, कि जैसे हमारा ये कंडक्टर है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है, बेलनाकार तार है, और यहाँ पे एक सिरा है इसका पॉजिटिव, एक सिरा नेगेटिव, और इसमें क्या है, इसमें है इलेक्ट्रॉन हमारे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में बैटरी लगाई जाती है तो चालक के अंदर एक वैद्युत बल कार्य करता है। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होता है। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ इसका त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, ए इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, एफ इक्वल टू एम है। और यहाँ से अगर त्वरण निकालें, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई, क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एफ इक्वल टू क्यू ई बल लगता है। तो यहाँ से त्वरण हो गया ये। तो हमसे दे रखा है कि भाई हमने जब बैटरी लगाई तो यहाँ पे इतना त्वरण उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फास्ट भागने लगे। तो चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन धन आयनों से निरंतर टकराते हैं, पॉजिटिव चार्ज से लगातार टकराते रहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय अंतराल लगता है उसी को श्रांति काल कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ कि अगर किसी चालक पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के अंदर बल उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होगा तो त्वरण भी उत्पन्न होगा, एक्सेलेरेशन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, त्वरण आ गया। तो त्वरण जब आ गया, एक्सेलेरेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, है ना, क्रमागत टक्कर करेंगे, धनायनों से टकराएंगे।
जब टक्कर करते हैं तो जो लगातार दो टक्करें होती हैं, यानी कि पहली टक्कर हुई, पहली टक्कर के बाद में दूसरी टक्कर हुई, तो ये पहली टक्कर और दूसरी टक्कर या दूसरी और तीसरी टक्कर, इसके बीच में जो समय लगता है, टाइम लगता है, इसी को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारी श्रांति काल की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किसी विभव मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमसे इसमें पूछा है विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से, और ये होता है एकांक लंबाई जाने में हुए विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ से V का जो मान है वो हमको दे रखा है 1.0182, ये हमारा विद्युत वाहक बल है। और लंबाई का मान दे रखा है 339.4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया जाए तो 10 की घात -2। तो यहाँ पे या तो 100 से डिवाइड लगा दो या फिर 10 की घात -2 से इंटू कर दो। तो यहाँ से अगर मैं इंटू करूँ तो 1.0182, और ये जो 10 की घात -2 है इसे ऊपर ले जाकर 10⁻² हो जाएगा प्लस का, तो ये 100 हो गया। और ये हो गया हमारा 339.4, ये हो गया। और जब इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आता है वो हमारा 0.3 वोल्ट पर मीटर। तो इतना हमारा विभव प्रवणता होती है। तो देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो देखो ये हमारी परिभाषा है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपके एग्जाम में आती है और आपसे पूछी जाती है। तो पहला है हमारा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध चालक में धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध क्या होता है? जो वैद्युत धारा के प्रवाह को रोके, धारा को चलने से रोके। यह चालक पर लगाए विभव एवं उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। और इसको मैं अगर लिखूं तो ये होता है हमारा R इक्वल टू होता है V/I। विभव और धारा के अनुपात को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक होता है, विभव का हो गया वोल्ट, ये हो गया आपका वोल्ट, और धारा का हो गया एम्पियर। तो वोल्ट/एम्पियर प्रतिरोध का यहाँ पर मात्रक होता है। और वोल्ट/एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ये हमारा ओम का सिंबल ओम होता है, इसका मात्रक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन है। दूसरी परिभाषा ये है कि धारा घनत्व या करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं, और धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या होता है धारा घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। तो J इक्वल टू होता है I/A, J बराबर I/A, है ना। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर/मीटर स्क्वायर ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ये हमारी कैसी राशि है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। और इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। तो ये हमारा है धारा घनत्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारी परिभाषा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो देखिए सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में उपस्थित प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देखो जो सेल होता है, अगर मैं देखूं यहाँ से सेल बनाऊं आपके लिए, तो हमारा देखो ये सेल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव ये हमारा पॉजिटिव, इस तरीके से। तो दो ये जो इलेक्ट्रोड हैं इसके माइनस और प्लस, इसके बीच में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव सिरे से
अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो आपको पता है कि भाई सेल के अंदर वैद्युत अपघट्ट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। जैसे इसके लिए हमारा जैसे H2SO4 भरा या HNO3 भरा नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन गुजरता है, तो जब निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसके जो एटम्स होते हैं ये इस पर प्रतिरोध जनरेट करते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध बनाते हैं, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देते। तो सेलों के ये जो टर्मिनलों के बीच में जो इसका प्रतिरोध होता है, इसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अपनी अगली परिभाषा, तो ये हमारी अगली परिभाषा है वैद्युत शक्ति की। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? तो स्रोत द्वारा परिपथ में वैद्युत धारा बनाए रखने में किए जाने वाले कार्य की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग द वर्क, द रेट ऑफ डूइंग द इलेक्ट्रिकल वर्क। एकांक समय में वैद्युत परिपथ द्वारा किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। और इसका मात्रक देखूं तो जूल अपॉन सेकेंड इसका मात्रक होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वाट, इसी को हम लोग कहते हैं वाट। और वैद्युत शक्ति की एक अन्य यूनिट भी होती है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में एचपी में 746, एक एचपी में 746 वाट होते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो देखो, वैद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है kWh, किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P/T/1000। यहाँ से P हो गई पावर यानी कि वैद्युत शक्ति, T हो गया समय, लेकिन यहाँ पे जो समय लेते हैं वो हमारा लेते हैं घंटों में, आवर्स में, हमेशा घंटों में। अगर हमको कोई, जैसे हमने डिवाइस रन कराई, हमने कोई बल्ब जलाया, तो बल्ब मान लो कि 10 मिनट के लिए चलाया, तो उस 10 मिनट को भी हमें घंटे में परिवर्तित करना होता है, तब हमारी यहाँ से kWh निकल के आएगी। इसे हम कहते हैं kWh या फिर 1 यूनिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, वाट। किसी वैद्युत परिपथ या युक्ति की वैद्युत शक्ति उस समय 1 वाट होती है जब इस परिपथ पर आरोपित 1 वोल्ट विभवांतर उसमें 1 एम्पीयर की धारा को बनाए रखता है। तो देखो, 1 वाट कब होता है? P इक्वल टू होता है VI। तो अगर हम V का मान 1 वोल्ट कर दें, धारा का मान 1 एम्पीयर कर दें, तो 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 वोल्ट के विभवांतर से चलती है, तो जो शक्ति खर्च होती है उसी को हम लोग 1 वॉट कहते हैं। इस तरीके से हमारी वॉट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक नियम है जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। किरचॉफ्स लॉ है ना, किरचॉफ का रूल। तो देखो, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, इसको हम लोग संधि का नियम कहते हैं। तो संधि का नियम ये है कि परिपथ के अवयवों की किसी संधि पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर जो धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि किसी बिंदु पर, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा उससे जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे काफ़ी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमारा है द्वितीय नियम, जिसे हम पाश का नियम कहते हैं। और ये कहता है किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोधों तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पाश में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? तो देखो, अगर मैं इसको समझाऊं तो जैसे इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ से हमारा मान लो ये प्रतिरोध है, इसका नाम हमारा R1 है, और यहाँ पे मैंने लगाया इसका एक, ये हमारा सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल E1, ठीक है, E1 यहाँ से जोड़ा, और यहाँ पे मैंने लगाया एक और प्रतिरोध,
इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक और लगाया, इसका सर्किट अगर मैं बनाऊँ, बंद पाश बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बंद पाश। तो यहाँ से लगाएं तो ये हमारा हो गया E2। और अगर इसका इस प्रतिरोध का मान रखूँ मैं R2, तो अगर मैं क्लोज सर्किट बनाऊँ, उसकी नेमिंग करूँ ABCD E और F इस तरीके से, तो हम देखेंगे कि अगर हमने परिपथ लिया ABEFA, तो यहाँ से भी कोई धारा जा रही होगी, करंट जा रहा होगा, मान लो I1, और यहाँ से भी कोई करंट जा रही होगी, तो ये हो गया I2। तो जब ये इस जंक्शन पे आती है तो I1 और I2 का जो जुड़ के जो धारा होगी टोटल मिला के वो इसमें जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे I1 प्लस I2, ठीक है ना। यहाँ से धारा गई और ये हमारी फिर से एक संधि आ गई। तो पास के नियम के अनुसार देखो, जो जिधर की तरफ से निकलता है, जो जिधर की तरफ से धारा निकलती है उसी तरफ लौटेगी। तो यहाँ से कितनी, पहले वाले सेल से धारा कितनी आई थी, करंट I1, तो I1 की तरफ चला गया, और I2 आया था तो I2 की तरफ चला गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके नियम के अनुसार, तो नियम हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, I1 इंटू R1 प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस R2 का इंटू इन दोनों से, तो ये हो जाएगा R2 और I1 प्लस I2 का समेशन। इसका जो मान हो जाएगा इस परिपथ में लगे वैद्युत भाग बल के बराबर हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस परिपथ में लगे वैद्युत भाग बल के बराबर, और जिसका मान है E1 के बराबर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि I और R का जो गुणनफल होता है, समेशन I इंटू R जो होता है वो परिपथ में लगे वैद्युत भाग बल के मान के बराबर होता है। तो ये हमारा नियम है। तो इस तरीके से हमारा किरचॉफ का ये सेकंड लॉ है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो, जिससे कि आपको सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू।